मंगोलों पर क्या है विजय प्राप्त की थी उसने, और गाजी उल मलक की उपाधि धारण किया दोस्तों। तो एक अभिलेख है जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। तो उस अभिलेख में क्या है, उस अभिलेख में दर्शाया गया है या बताया गया है कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को पराजय किया था और गाजी उल मलिक की उपाधि धारण की थी। आगे गयासुद्दीन का कहना था कि इस प्रकार के व्यक्ति को वह खिलजी वंश के अगले सरदार के रूप में नियुक्त कर सके। हालांकि देखो, ये कहानी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई। उसने पूछा था पहले कि भाई अगर खिलजी वंश का और खिलजी वंश में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शासन करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं, क्योंकि क्या है, सभी को गयासुद्दीन तुगलक का भय था कि कहीं तलवार से निपटा ना दे। तो ये इतिहासकारों का ये कहना है कि ये क्या है, गयासुद्दीन सिर्फ एक दिखावा कर रहा था पूछने का कि भाई दिल्ली की गद्दी पर किसी को और को तो नहीं बैठना, क्योंकि गयासुद्दीन को वो ऐसा दिखाना चाहता था कि उसको राजा नहीं बनना है, लेकिन वास्तविकता सत्ता की लालसा तो उसके मन में थी। वो यही सोच रहा था कि कोई और बैठे और वो उसको निपटा के फिर से बन जाए। तो ये सब एक मतलब दिखावा था, पूछ रहा था कि किसी और को तो नहीं बैठना। आगे अब गयासुद्दीन तुगलक की थोड़ी सी आर्थिक नीति देख लेंगे। आर्थिक नीति क्या क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई कठोर एवं केंद्रिक आर्थिक नीति का त्याग करते हुए उदार एवं नियंत्रण प्रकार की संतुलित नीति अपनाई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है। देयर वाज मेजर डिफरेंट बिटवीन द पॉलिसी ऑफ तुगलक एंड द पॉलिसी ऑफ जलालुद्दीन। यहाँ पर क्या है, अंतर है। आर्थिक नीति दोनों की अलग अलग है। आर्थिक नीति किस प्रकार से दोनों की अलग अलग है। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन की नीति नहीं अपना रहा है कि कठोर सख्त केंद्रीय। यहाँ पर गयासुद्दीन सेम पॉलिसी अपना रहा है, सेम नीति अपना रहा है। किसके जैसे, जलालुद्दीन उसके चाचा जैसी। भाई नेता था वो, जो गयासुद्दीन था 70 साल का राजा, उदार शासन काल में क्या है, शिथिलता, दबाव वाले निर्णय न लेना, आराम से शासन करना। तो यही काम गयासुद्दीन तुगलक कर रहा है। समझ पा रहे हो, इतिहास को पढ़ोगे तो सब आप इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकोगे, एक प्रकार से तुलना कर सकोगे कि कौन सा राजा किसकी पॉलिसी अपना रहा है। तो ये एक उदार नेता था, उदार शासक था। इसने जलालुद्दीन की जैसी नीति अपनाई। अकबर जो यहाँ पर जो अलाउद्दीन की कठोर नीति और केंद्रीय जो आर्थिक नीति थी उसको ना अपनाकर एक उदारवादी नीति अपनाई। किसने गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसका मानना था कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए कर के बजाय उत्पादन बढ़ाने पर बल देना चाहिए। ये एक बहुत सही बात कही उसने। क्योंकि अगर आपको राज्य की आय बढ़ानी है, इफ यू इंक्रीज द स्टेट ऑफ इनकम, अगर आपको राज्य की आय बढ़ानी है, आप ऐसा नहीं है कि कर में ही वृद्धि कर दो। भाई आप कर कितना ले सकते, जब व्यक्ति की आय होगी तब ना वो कर भरेगा। ऐसे तो कर भरते भरते उसकी दिन पॉकेट हिल जाएगी। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो कर लो। तो राज्य की आय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, उत्पादन बढ़ाओ और राज्य का आय बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि कर लगाओ। तो ये बहुत अच्छी नीति थी किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। आगे बात करते हैं किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार किया तथा कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना। कृषि योग्य जो भूमि, जो देखो किसानों के लिए उसने क्या है, बहुत बड़ा मतलब बहुत सुविधा की। एक तो क्या है, किसानों की स्थिति में सुधार करना था, और जो कृषि योग्य भूमि थी उसको भी वृद्धि करना था उसमें। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण
व भू राजस्व को त्याग दिया। यहां पर हमने डिस्कस की थी कि जो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण थी, वैसे एक प्रकार से अच्छी व्यवस्था थी अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की। यही ना इतिहास पढ़ने का बहुत मतलब फायदा है। यू आर एबल टू कंपैरिजन बिटवीन द पॉलिसी ऑफ टू डिफरेंट किंग। भाई आप सक्षम बन जाते हैं दो राजाओं के बीच में तुलना करने में। इसलिए तो इतिहास पढ़ते हैं कि आप ऐसे भी दो, अगर आपने देखा होगा दो व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति की अलग है, एक व्यक्ति की अलग है, और आप बीच में जाके दोनों की पॉलिसी पढ़ के तीसरी पॉलिसी आप बना सकते हो। दो, इसने क्या गलती की, उसने क्या गलती की, और बीच में आप जाके दोनों को सुधार सकते हो। तो दैट्स व्हाई वी लर्न, दैट्स व्हाई वी स्टडी अवर पास्ट। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के द्वारा नियंत्रण बाजार की पॉलिसी थी वह भू राजस्व प्रणाली को उसको त्याग दिया था। ये हम बता चुके हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि उसकी अलाउद्दीन की बाजार पॉलिसी क्या थी, भू राजस्व प्रणाली क्या थी। तो आप उसको देख रहे हो तो प्रीवियस में जाके चेक कर सकते हो। इसके स्थान पर अनुमानित आधारित भू प्रणाली को फिर से अपनाया गया। अनुमानित भू प्रणाली। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व के रूप में उपज का 1/10 अथवा 1/11 हिस्सा ही राज द्वारा वसूलने का आदेश दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर उपज का 50% हिस्सा कर दिया था। तो वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50%, यहां गयासुद्दीन ने उपज का 1/10%, बहुत अंतर है दोनों में। गयासुद्दीन तुगलक ने जो एकता भूमि है कि राजस्व में एक साल में 1/11 से अधिक आय ना बढ़ाने का आदेश दिया। तो एकता भूमि की चर्चा शायद प्रीवियस में कर चुके हैं, या आने जब एकता भूमि क्या होती है वो आगे थोड़ा सा आपको पता चलेगा। आगे हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति कठोर भू राजस्व नीति को अपनाया। जो हिंदुओं थे उसके प्रति थोड़ी सी कठोर नीति थी किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। वस्तुतः गयासुद्दीन का मानना था कि हिंदुओं से इतना अधिक कर वसूला जाए, ये विद्रोह ना कर सके, और इतना अधिक भी करना होना चाहिए ताकि हिंदू किसी का नहीं छोड़ दे। तो ये पॉलिसी उसकी थी कि भैया हिंदू पर इतना कर लगाना है, इतना कर लगाना है कि वो क्या है विद्रोह भी ना कर सके, और इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है कि वो क्या है कृषि करना छोड़ दे। तो अच्छी पॉलिसी थी उसकी। कुछ इस प्रकार से हमें पता चलता है कि शासक कैसे करना। अलाउद्दीन तुगलक ने क्या है जमींदारों खुद मुकदमा चौधरी को कर वसूली के अधिकार वापस लौटा दिए थे, साथ ही उन्हें उनकी भूमि भी वापस कर दी थी। जो अधिकार अलाउद्दीन ने जमींदारों से ले लिए थे, अलाउद्दीन के समय क्या है अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था कर वसूलने के लिए। यहाँ पर क्या है गयासुद्दीन ने जो जमींदार हैं, जो चौधरी हैं, उनको उनके अधिकार वापस लौटा दिए थे कि भैया अब तुम ही क्या है कर वसूलोगे, और एक प्रकार से उनकी जमीन भी उनको वापस कर दी थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अंततः गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जमींदारों को वही स्थिति पुनः प्राप्त हो गई जो कि बलबन के काल में प्राप्त थी। ठीक, किंतु अब जमींदारों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था। भू राजस्व की दर भी राज द्वारा नियंत्रित कर दी गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भू राजस्व की दर है वो राज्य ने निर्धारित की। ऐसा नहीं कि जमींदार कुछ भी ले लिया। आगे अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्सा में म्यान अथवा मध्यम वर्ग की नीति भी कहा गया है। तो जो उदार नीति अपना रहा है उसको मध्यम मार्ग की नीति भी कहा जाता है। कौन? बर्नी के अनुसार। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत गयासुद्दीन ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए कृषि सुधारों पर अधिक ध्यान दिया। तो पहला, राज्य की आय कैसे बढ़ेगी? उत्पादन करोगे राज्य की आय बढ़ेगी। दूसरा, कृषि को सुधार दोगे राज्य की आय बढ़ेगी। आगे अलाउद्दीन के काल में
प्रारंभिक भूमि की पैमाइश की व्यवस्था हुक्मे मसाहत को गयासुद्दीन ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि अधिक अव्यवहारिक प्रतीत हो रही थी। तो जो अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश मतलब भूमि को नापने का काम जो किया था, वो गयासुद्दीन ने क्या है उसको अव्यवहारिक मानकर उस नीति को उस प्रथा को उसने बंद कर दिया था। आगे, वस्तुतः गयासुद्दीन न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था, बल्कि अधिकाधिक भूमि को भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहता था। क्या बढ़िया नीति है। कृषि सुधार प्लस उत्पादन में वृद्धि। इस कार्य हेतु सिंचाई व्यवस्था का विकास किया जाना आवश्यक था। गयासुद्दीन ने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया। तो जैसे ही क्या है, आप कृषि करोगे तो कृषि के लिए पानी लगता है, नलकूप का लगता है, तो सिंचाई के लिए कई नहरों का विकास करवाया, कई नहर बनवाए और कई कुएं का निर्माण भी करवाया। आगे, अतः गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। इससे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जमींदार वर्ग के साथ ही कृषि वर्ग में भी संतुष्टि का भाव विकसित हुआ। देख रहे हो, इतिहास में जो कृषि करते हैं वो संतुष्ट हुए, क्योंकि जमींदारी जब सिस्टम लागू होता है तो किसान क्या है, आधा मर जाता है। आधा किसान जमींदार को दे, आधा किसान सरकार को दे, तो किसान के पास क्या है, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ब्रिटिश काल में तो भाई किसानों की व्यवस्था बिल्कुल निर्दयी थी। एक प्रकार से जमींदार नोचे जा रहे हैं, एक प्रकार से सरकार नोचे जा रही है। तो कई ऐसे ब्रिटिश काल में ऐसे कृषक थे जिसने खेत ही करना बंद कर दिया था, खेत ही नहीं करते थे। क्या उपज करें, उपज का आधा जमींदार ले जा रहे हैं, उपज का आधा सरकार ले जा रही है, बचा कुछ नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गयासुद्दीन के टाइम पर क्या है, एक प्रकार जमींदार वर्ग भी खुश था और कृषि वर्ग भी खुश था, संतुष्टि का भाव था। आगे, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक नीति के बारे में। भाई किस प्रकार से उसकी प्रशासनिक नीति थी। तो गयासुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रकार से विरासत में मिलती। तो ये एक प्रकार से जितना अलाउद्दीन ने विस्तार साम्राज्य किया था और प्रशासनिक सेवा बनाई थी, विभिन्न प्रकार के विभाग खोले थे, विभिन्न प्रकार के सैन्य में पद निकाले थे, इस प्रकार से पहले के पहले एक विरासत में जो मिलनी चाहिए चीजें वो पहले क्या है मिल चुकी थी। किसको? गयासुद्दीन तुगलक। ये तो मानना है। किंतु अलाउद्दीन ने अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाई थी, जिसमें गयासुद्दीन ने उदारता का समावेश किया। थोड़ा बहुत चेंज ही किया है, बाकी पूरी की पूरी व्यवस्था जो पहले से पहले बनाई रखी थी वो वैसे ही। लेकिन अलाउद्दीन क्या था, उसी व्यवस्था को केंद्रीकरण और कठोरता से निभाता था। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उसके चाचा की नीति अपना रहा है। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। भाई यहाँ पर गयासुद्दीन क्या है, केंद्रीकरण क्यों करता, ये इसके पीछे भी हमें जानना है। तो गयासुद्दीन केंद्रीकरण इसलिए करता था क्योंकि क्या है, जितना अधिक केंद्र की शक्ति मजबूत रहेगी उतना ही विद्रोह कम होगा। अगर केंद्र की शक्ति कम होगी तो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जो एक प्रकार से रियासत से जुड़े हैं वो लोग विद्रोह करने लगे। इसीलिए क्या है, केंद्र का मजबूत होना बहुत